हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरबिक कॉम्पिटिटिव क्लासेस। अगर आप पॉलिटी की फाउंडेशन एक बार में ही मजबूत करना चाहते हो तो आज का ये लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 यानी आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आज हम इन हैंड रिटन नोट्स की मदद से आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 को इतने आसान और लॉजिकल तरीके से समझेंगे कि ये चैप्टर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्ट 1 है बेसिकली वो किससे डील करता है? वो डील करता है आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक के बीच में। मतलब आर्टिकल 1 भी आएगा, आर्टिकल 2 आएगा, आर्टिकल 3 आएगा ना, आर्टिकल 4 आएगा। अभी हम वन बाय वन सभी आर्टिकल को देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 डील करता है किससे? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आर्टिकल 1 किससे डील करता है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अगर आप आर्टिकल 1 को देखोगे तो उसकी जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है वो क्या लिखी है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट। और अगर आर्टिकल 1 को अगर आप पूरा कंप्लीट रीड करोगे तो बेसिकली उसमें टोटल 3 इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। फर्स्ट, इंडिया दैट इज भारत। अब इस पॉइंट को समझते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रही थी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर ने नेम सजेस्ट किया था भारत, वो ट्रेडिशनल नेम था, और कुछ मेंबर ने नेम सजेस्ट किया इंडिया, जो मॉडर्न नेम था। फिर बाद में क्या किया, दोनों को कंसीडर करते हुए, मतलब ट्रेडिशनल नेम भारत और मॉडर्न नेम इंडिया, दोनों को कंसीडर करते हुए आर्टिकल 1 में हमारे देश को एक नया नाम दे दिया गया, दैट इज इंडिया, जिसको बोला गया भारत। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड आता है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। ये पॉइंट बोलता है, ये बेसिकली किसके बारे में बताता है? ये बताता है पॉलिटी के बारे में कि हमारी कंट्री में किस तरीके की पॉलिटी है। और ये क्लियरली बताता है कि इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। और फेडरेशन ऑफ स्टेट कहाँ फॉलो होता है? यूएसए में। ये पॉइंट आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इंडिया जो होगा वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट जैसा यूएसए में होता है। और थर्ड पॉइंट जो बताता है टेरिटरी ऑफ इंडिया। जब हम टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या पॉइंट इंक्लूड होते हैं? इसमें ऑल स्टेट्स इंक्लूड होती है, ऑल यूटीज इंक्लूड होती है, एंड ऑल एक्वायर्ड टेरिटरी, मतलब जो फ्यूचर की बात कर रही है। अब जैसे इस पॉइंट को समझ, जैसे इंडिया क्या है? एक सोवरेन स्टेट है, और इंडिया इन फ्यूचर फॉरेन की किसी टेरिटरी को भी एक्वायर कर सकता है अकॉर्डिंग टू द मेथड रिकॉग्नाइज बाय द इंटरनेशनल लॉ। मतलब इंटरनेशनल लॉ जो मेथड प्रिस्क्राइब करते हैं, जो रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको फॉलो करते हुए इंडिया इन फ्यूचर कोई अगर नई टेरिटरी को भी एक्वायर करता है तो उसको भी हम इसी में इंक्लूड करेंगे। और इसमें एक एग्जाम फैक्ट ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 1 को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आइडेंटिटी आर्टिकल। क्यों? क्योंकि ये डिफाइन करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द कंट्री। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट, और एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ स्टेट एस्टैब्लिश। ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले हमें बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा कि यूनियन ऑफ स्टेट में और फेडरेशन ऑफ स्टेट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जब हम फेडरेशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो फेडरेशन फॉर्म्ड होता है एग्रीमेंट से। जो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ होता है, उसके अंडर एक फेडरेशन फॉर्म्ड होता है। और इसमें स्टेट के पास ये ऑप्शन रहता है, ये चॉइस रहता है कि वो उस फेडरेशन से सिसीड कर सकता है, जबकि यूनियन ऑफ स्टेट में ऐसा स्टेट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो ये एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है जो फेडरेशन ऑफ स्टेट में रहता है और यूनियन ऑफ स्टेट में रहता है। जैसे फेडरेशन ऑफ स्टेट यूएसए में फॉर्म हुआ था और यूनियन ऑफ स्टेट हम इंडिया में फॉलो करते हैं। यही यहाँ पे 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। फर्स्ट, कि इंडिया का जो फेडरेशन है वो कोई रिजल्ट नहीं है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में स्टेट्स में के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ था और फिर उस एग्रीमेंट के तहत एक फेडरेशन फॉर्म किया गया। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था, जबकि यूएसए में ऐसा ही था। ये पॉइंट बोलता है कि इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स। और एक पॉइंट यहाँ पे ये भी याद रखना है कि इंडिया में स्टेट्स के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो इस फेडरेशन से सीड कर सके। इसीलिए इंडिया का अगर आप
कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, इंडिया के अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया ने प्रेफर किया क्या, यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। और एक पॉइंट जो आपको और याद रखना है, जैसे आप टेरिटरी की बात करते हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है, वाइडर एक्सप्रेशन है। क्योंकि जब हम टेरिटरी की बात कर रहे होते हैं, इसका मतलब टेरिटरी में हम सिर्फ स्टेट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम यूनियन टेरिटरी को भी इंक्लूड कर रहे हैं, हम उन टेरिटरी को भी इंक्लूड कर रहे हैं जो इन फ्यूचर इंडिया एक्वायर कर सकता है। तो ये बस इसमें दो ही की पॉइंट थे जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 डील करता है किससे, एडमिशन या फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। बेसिकली आर्टिकल जो 2 है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट इंडिया से बाहर की कोई भी टेरिटरी या एरिया को इंडिया में एक नए स्टेट के रूप में एडमिट या एस्टैब्लिश कर सकती है। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो कोई अगर फॉरेन टेरिटरी है जो इंडिया में ज्वाइन करना चाहती है या इंडिया किसी एक्सटर्नल टेरिटरी को अपने यूनियन में इंक्लूड करना चाहता है, तो पार्लियामेंट सिंपली लॉ बनाकर उस टेरिटरी को स्टेट बना सकती है। मैंने इस फ्लो चार्ट में यही समझाने की कोशिश की है कि आर्टिकल 2 एम्पावर करता है किसको, पार्लियामेंट के, किसके लिए, एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक फिट। इसका मतलब पार्लियामेंट किसी भी एक्सटर्नल टेरिटरी या एरिया को इंक्लूड कर सकती है और इसके लिए पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली वो लॉ बनाकर भी कर सकती है। तो अगर आप आर्टिकल 2 को देखो तो नोट में मैंने यही लिखा हुआ है कि आर्टिकल 2 किससे डील करता है, एडमिशन या फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे उस एरिया की बात हो रही है जो करंटली इंडिया का पार्ट नहीं है, उसको नई स्टेट बनाने की बात हो रही है। तो ये था आर्टिकल नंबर 2। फ्रेंड्स एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, ये जो फ्लो चार्ट और हैंड रिटन नोट्स आप देख रहे हो ये सब मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं। इस फ्लो चार्ट को बनाने के पीछे जो मेरा एक कंसेप्ट था, जो मेरा एक लॉजिक था, वो ये था कि फ्लो चार्ट से कंसेप्ट को समझना ईजी हो जाता है, क्योंकि फ्लो चार्ट से रिवीजन और रिटेंशन दोनों ईजी हो जाते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये नोट्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड और ईजी टू अंडरस्टैंड रहे। अगर आपको ये नोट्स और फ्लो चार्ट यूज़फुल लग रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मुझे और भी अच्छे हैंड रिटन नोट्स और लेक्चर बनाने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। फ्रेंड्स आर्टिकल 2 की एग्जांपल में आप सिक्किम को ले सकते हो। जैसे 1975 से पहले सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था, तो पार्लियामेंट ने लॉ बनाकर सिक्किम को इंडिया का स्टेट बनाया। तो ये था अभी तक आर्टिकल 2 का पूरा कंसेप्ट। अब हम मूव करते हैं आर्टिकल 3 पे। अब हम आर्टिकल 3 को समझते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल से बार बार यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आर्टिकल 3 कहता क्या है? आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो एग्जिस्टिंग स्टेट में चेंज कर सकती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो अगर किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज़ करना है या उसका एरिया कम करना है, या किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना है, या उसका नेम चेंज करना है, या फिर न्यू स्टेट बनानी है, तो पार्लियामेंट बाय लॉ बना सकती है। इस फ्लोचार्ट की आपसे समझते हैं कि आर्टिकल 3 क्या बोलता है। आर्टिकल 3 बोलता है ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट एक नई स्टेट क्रिएट कर सकती है। अब नई स्टेट भी 3 तरीके से क्रिएट की जा सकती है। फर्स्ट, सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। सेकेंड, बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स आर पार्ट ऑफ स्टेट। और थर्ड, बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट। अब वन बाय वन देखते हैं तीनों को। जैसे फर्स्ट क्या बोल रहा है? फर्स्ट बोल रहा है सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। इसका मतलब किसी एग्जिस्टिंग स्टेट के कुछ एरिया को अलग करके भी पार्लियामेंट एक नया स्टेट बना सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे तेलंगाना। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया स्टेट बनाया गया था। सेकंड पॉइंट बोलता है बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स आर पार्ट ऑफ स्टेट। मतलब 2 या 2 से अधिक स्टेट या उनके कुछ पार्ट्स को मिलाकर भी पार्लियामेंट एक नया स्टेट बना सकती है। और थर्ड पॉइंट बोलता है बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट्स ऑफ एनी स्टेट, यानी किसी टेरिटरी को किसी एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ जोड़ दिया जाए। तो ये न्यू स्टेट क्रिएट करने के मेथड थे। सिमिलरली आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट किसी स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकती है, उसके एरिया को डिक्रीज कर सकती है। और थर्ड जो
आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट को पावर दी गई है वो ये है कि पार्लियामेंट किसी एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्रीज को और उसके नेम को भी चेंज कर सकती है। ये था आर्टिकल 3, बट इसमें 2 कंडीशन आपको याद रखनी है। वो 2 कंडीशन क्या है? पहली तो आर्टिकल 3 में प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, और दूसरी ये कि प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस बिल को जो भी मतलब जैसे किसी स्टेट का नाम चेंज करना है या उसका एरिया को इफेक्ट हो रहा है, तो उस स्टेट के कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर को बिल भेजेगा, सो दैट वो अपना उस बिल पे अपना ओपिनियन या अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस कर सके। पर ये सब कुछ एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर होता है। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल 4 पे चलते हैं। तो आर्टिकल 4 बोलता है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 इज नॉट कंसीडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। ये बोलता है कि आर्टिकल 2 के अंडर और आर्टिकल 3 के अंडर पार्लियामेंट में जितने भी लॉ पास किए होंगे, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट के लिए लॉ पास किए हो, चाहे वो स्टेट की बाउंड्रीज के चेंज करने के लिए लॉ पास किए हो, चाहे किसी स्टेट का नेम चेंज करने के लिए लॉ पास किए हो, उन सभी लॉ को हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ या एक्ट कंसीडर नहीं करेंगे। ये आर्टिकल 368 में जितने भी अमेंडमेंट होती है इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं। तो आर्टिकल 4 यही बोलता है। आर्टिकल 4 बोलता है कि 2 के अंडर और 3 के अंडर जो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? उसका रीज़न ये है कि क्योंकि सारे लॉ सिंपल मेजॉरिटी से पास होते हैं। तो ये था आर्टिकल 4। अब इस केस में हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी देख लेते हैं। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, चाहे वो इंडिया है और किसी और कंट्री का है, मतलब कोई भी कंट्री हो सकती है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में हम इसको कंसीडर नहीं करते। ये जो आर्टिकल है 368, जब आगे इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे तो हम अमेंडमेंट पे एक अलग से भी एक चैप्टर बनाएंगे। तो ये था आर्टिकल 4 और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। अब हम देखेंगे वेरियस कमीशन सेटअप फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। यानी जब 1947 के बाद स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा था तो उस टाइम पे काफ़ी सारे कमीशन सेटअप किए गए थे। तो इसको ज़्यादा इसमें सिर्फ की फैक्ट ही आपको याद रखने हैं, तो इसलिए मैंने एक शॉर्ट में टेबल बनाया हुआ है, सो दैट आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये आपको ये सिर्फ टेबल याद रखना है, सो दैट इजीली क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए। जैसे फर्स्ट ऑफ देखो, जून 1948 में कमीशन का नाम क्या था? लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन। इसके चेयरमैन कौन थे? एस.के. डार। और इसकी रिपोर्ट में क्या बोला था? ये मतलब रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था, तो इन्होंने लिंग्विस्टिक फैक्टर को इग्नोर किया था। इन्होंने बोला था कि लिंग्विस्टिक फैक्टर रीऑर्गेनाइजेशन का बेस नहीं होना चाहिए। इन्होंने किसको फेवर किया था? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को। सिमिलरली दिसंबर 1948 में लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी सेटअप की गई थी, जिसके मेंबर कौन थे? ये आप ट्रिक से याद रखो, J.V. पेन, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पाटाभाई सीतारामैया। और इन्होंने भी सेम चीज़ फॉलो की, रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे भी लैंग्वेज को इग्नोर किया गया, यहाँ पे भी लैंग्वेज को इग्नोर किया गया। किसके लिए? फॉर रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब एज ए बेस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। फिर उसके बाद दिसंबर 1953 में फैजल अली कमीशन सेटअप किए गए। तो इसमें आपको बस मेन नाम याद रखना है कि चेयरमैन कौन थे? फैजल अली। इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि लैंग्वेज एज ए बेसिस हो सकता है, किसके लिए? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। बट इन्होंने एट द सेम टाइम रिजेक्ट किया था एक थ्योरी को। वो थ्योरी थी वन लैंग्वेज वन स्टेट की। बाद में गवर्नमेंट ने इनकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट भी किया था, बट कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। और इसमें की फैक्ट ये है कि आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है, ये फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट थी जो 1953 में क्रिएट की गई थी। कैसे? मद्रास स्टेट से तेलुगु स्पीकिंग एरिया वाले को अलग करके। तो ये बस थोड़ा सा की फैक्ट है जो आपको याद रख। तो फ्रेंड्स, हमने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी है PYQ की। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम कंसेप्ट को तभी स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं अगर हम उससे जुड़े PYQ इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं PYQ। पहले हम SSC के देखते हैं। SSC में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इंडिया दैट इज भारत इज मेंशन इन विच आर्टिकल। हमने आर्टिकल 1 में डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर में हमने ये स्टार्ट ही यहीं से किया था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब इंडिया इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको याद होगा तो इंडिया को क्या बोला गया था? यूनियन ऑफ स्टेट या फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो ये भी हमने अपने आज के नोट्स में, अगर आप देख सकते हो वहाँ से स्क्रीनशॉट दे सकते हो, तो इंडिया को क्या बोला गया? यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू एडमिट और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट इन द यूनियन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल 2। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द मतलब न्यू स्टेट अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज, अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया है, आर्टिकल 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हो, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग ए बिल अंडर आर्टिकल 3 द प्रेसिडेंट मस्ट, अगर आपको याद होगा मैंने अभी आज बताया था कि प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर को वो बिल सेंड करता है, वो इसलिए किया था सो दैट वो रिव्यू कर ले, उस पर अपना ओपिनियन दे सके। क्वेश्चन नंबर 6, विच state that a law made under Article 2 and 3 shall be deemed to be an amendment of the Constitution under Article 368? सॉरी, shall not आएगा यहाँ पे, थोड़ा सा रॉन्ग मिस्टेक हो गया था। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 4। वो बोलता था क्योंकि वो सारे जो लॉ पास हो रहे हैं वो सिंपल मेजोरिटी से हो रहे हैं, तो हम इनको कॉन्स्टिट्यूशन वाली कैटेगरी में काउंट नहीं करेंगे। तो ये थे एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं यूपीएससी से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम यूपीएससी के क्वेश्चन पे। जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था। आर्टिकल 3 में अगर आपको याद होगा वो पहला पॉइंट यही था जब हम नई स्टेट बनाने की बात कर रहे थे, जिसमें मैंने 3 पॉइंट बताए थे। तो ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अब स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं, ए बिल फॉर द पर्पस कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि 2 कंडीशन, अगर आप पीछे रिवाइज करके देखो तो उसमें मैंने 2 कंडीशन लिखी थी। पहला कि बिल इंट्रोड्यूस तभी होगा, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की, और सेकंड क्या लिखा था कि प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस बिल को रेफर करेगा इफेक्टेड स्टेट, मतलब जिस स्टेट से रिलेटेड वो बिल, मतलब जैसे किसी स्टेट का अगर एरिया चेंज हो रहा है, उसकी बाउंड्री चेंज हो रही है, तो उस कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर को वो बिल दिया जाएगा सो दैट वो उस पर अपने ओपिनियन या अपना व्यू पॉइंट दे सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब ये एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल, मतलब जिसमें इंडिया के स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं, उनकी टेरिटरी पे लिखे हुए हैं, तो ये शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल पे मैं एक अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, अभी से फिलहाल आप इसको याद रखो कि शेड्यूल जो 1 है वो उसमें लिखा हुआ है किसके बारे में, स्टेट्स के नाम के बारे में और उनके टेरिटरी के बारे में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ए बिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद, अब बिल कैसे इंट्रोड्यूस हो सकता है, उसमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, इन स्टेटमेंट को देखो क्या लिखा हुआ है, पार्लियामेंट में फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। अगर आपको याद होगा जहाँ मैंने वो डिस्कस किया था आर्टिकल, उसमें मैंने 3 पॉइंट बताए थे, वो यही तीनों पॉइंट है। तो अगर इसका देखा जाए तो ऑल ऑफ द अबव आंसर। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को करवाने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था, मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर इन लेक्चर को अगर आप ध्यान से देखते हो, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, अगर आप इनको समझते हो तो आप उसके बाद किसी भी लेवल के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। मे बी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की कर रहे हो, उसके बाद आपको क्वेश्चन टफ नहीं लगेंगे। मेरे हैंड रिटन नोट्स की हेल्प से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर आज का लेक्चर आपको यूज़फुल लगा हो और आपको लगता है कि इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स और कंसेप्ट बेस्ड लेक्चर आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आगे भी इसी तरीके से आर्टिकल बाय आर्टिकल कंप्लीट पॉलिटी, पीवाईक्यू और एमसीक्यू करेंगे। थैंक यू।